नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं गोंडवाना रियासत की। ये इस सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, सबसे पहले ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम MPPSC की बात करें तो MPPSC प्री के सिलेबस में जो यूनिट 1 है उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में दे रखा है। तो रियासत भी एक प्रकार का राजवंशी है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। देन अगर हम मेंस की बात करें, मेंस एग्जाम की, तो पेपर 1 में यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की विभिन्न देशी रियासतों के बारे में दे रखा है जिसमें गोंडवाना रियासत भी शामिल है। अर्थात दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए गोंडवाना रियासत काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश का टॉपिक है तो मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है PEB के द्वारा, उसमें भी मध्य प्रदेश से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी आ सकता है या आता है। चलिए, तो बिल्कुल हम इसी के बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गोंडवाना रियासत की। तो गोंडवाना रियासत का जो शासक वर्ग था मुख्य रूप से गोंड जनजाति के या गोंड जाति के लोग थे और इन्हीं के गोंड के प्रचलन के कारण हम इनके क्षेत्र को गोंडवाना रियासत के नाम से जानते हैं। गोंडवाना रियासत को हमें कितने बिंदुओं में पढ़ना है या समझना है, सबसे पहले तो हमें उसका एक जो आउटलाइन है वो क्लियर होना चाहिए। तो हमें भौगोलिक विस्तार पता होना चाहिए। भौगोलिक विस्तार अर्थात मध्य प्रदेश के किस जिलों में उस समय इनका शासन रहा था। तो हमने इसके बारे में पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी के स्रोत के बारे में हम बात कर चुके हैं। गोंडों का शारीरिक गठन किस प्रकार से होता है और गोंड वंश की स्थापना से पूर्व की पृष्ठभूमि क्या होती है, ये वाला जो ये 4 टॉपिक को हम वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इनको 4 को हम वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं। देन गोंड राज्य का दक्षिण भारत से संबंध और गोंडों का जो वर्गीकरण है इसको वीडियो 2 में हम पढ़ चुके हैं। और गोंड वंश के शासक, तो आज हम बात करेंगे गोंड वंश के शासक के बारे में, जो कि हमारा आज का वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गोंड वंश के शासकों के शासन वर्ग, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, स्थापत्य आदि पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें गोंडकालीन स्थापत्य कला की तो इसके हम बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। मठ मंदिर मतलब कौन से गोंड शासक ने कहाँ पर मठ मंदिर का निर्माण करवाया, तालाब, बावड़िया, गोंड काल की मूर्तिकला इत्यादि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गोंड वंश के शासक के बारे में, प्रमुख क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, गोंड वंश के शासक के बारे में। तो गोंड वंश में कई शासक हुए, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इनके शासक वर्गों की मुख्य रूप से जानकारी हमें कुछ स्रोतों से होती है, साहित्यिक स्रोतों से होती है, जिसमें है रामनगर का संस्कृत लेख, जिससे हमें गोंड वंश के 54 शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और गणेश नप्रवर्णम साहित्यिक स्रोत है जिसमें संस्कृत श्लोकों के माध्यम से गोंड वंश के 63 जो शासक है उनका विवरण हमें उनकी काल अवधि सहित प्राप्त होता है। तो जब हम इनके संयुक्त रूप से इनको मिलाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनमें विभिन्न जो है गोंड वंश के शासक रहे हैं। कौन कौन रहे हैं हम उनका एक आउटलाइन देख लेते हैं। काफ़ी शासक है, 54 हम बोल रहे हैं रामनगर के अनुसार है, और गणेश नप्रवर्णम के अनुसार 63 है। तो हम क्या इतने पढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं, इतना तो किसी को भी नहीं पढ़ना और ना इतना याद रहता है, क्योंकि अकेला गोंडवाना रियासत ही नहीं पढ़ना, हमें बहुत सारी और रियासतें भी देखना है। तो हम यहाँ पर मुख्य और महत्वपूर्ण जो शासक वर्ग है जिनके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में ही देखेंगे। तो कौन कौन हमें देखना है? तो यादव राय, खरजी, गोरक्षदास, सुखन दास, अर्जुन दास, संग्राम शाह, जिनका एक नाम अमहण दास भी था,
काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दलपति शाह और रानी दुर्गावती, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम इनके बारे में देखेंगे। देन इसके बाद चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह, छत्र शाह, नरेंद्र शाह, महाराज शाह, बहुत सारे हैं। निज़ाम शाह के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इनकी कई पत्नियां थी, जिसमें से इनकी एक पत्नी थी कमलापति, क्योंकि हाल ही में भोपाल के रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो निज़ाम शाह आपको याद रहेगा। अवंती बाई, और अवंती बाई के बाद यहाँ पर और भी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रह चुके हैं, लिखना रह गया है। वो है शंकर शाह। शंकर शाह भी गोंड वंश के थे और इनके पुत्र थे रघुनाथ शाह, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों की जो है नाक में दम कर रखा था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सत्याग्रह में इन्होंने इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम इतने शासकों के बारे में देखेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि ये वाला वीडियो भी हमारा कई पार्ट्स में हम इसको लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यादव राय के बारे में। यादव राय के बारे में अगर हम बात करें तो ये गौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि ये गौड़ वंश के कौन माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और इन जो यादव राय थे, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर स्थित सेहल गांव में हुआ था। ये जो है दक्षिण से संबंध रखते थे। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता जो थे, अगर हम इन्हीं की बात करें तो इनके पिता का नाम था जोधसिंह पटेल। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम, जोधसिंह पटेल था। और वैसे तो ये कहाँ के थे, मतलब गोदावरी नदी है, साउथ के थे। लेकिन ये बाद में इन्होंने दमोह के शासक की पुत्री थी एक रत्नावली। कहाँ के शासक, दमोह की शासक, क्योंकि हमें पता है गौड़ वंश का प्रमुख एरिया रहा है। इसके शासक की पुत्री थी रत्नावली, उससे इन्होंने विवाह किया था। तो इसी के कारण इन्होंने गड़ा वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर, इसी एरिया में। हालांकि जो गड़ा प्लेस है, हम बार बार जब बोलेंगे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गड़ा प्लेस जो है जबलपुर में आता है। ठीक है, गढ़ मंडला की बात हम नहीं कर रहे हैं, गड़ा की बात कर रहे हैं, तो ये जबलपुर में है। और इन्होंने विवाह के उपरांत जो है गड़ा वंश की स्थापना की। अब जो हम साहित्यिक स्रोत है गणेश नप्रवर्णम, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, इसके अनुसार यादव राय को नागवंशी कछवाहा राजपूत माना गया है। ठीक है, वैसे तो हमने आपको बताया है कि हम गोंड वंश के जो गोंड वंश है उसको हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है, और गोंडों का भी अपना एक विशेष स्थान है, तो इसमें पढ़ते हैं। लेकिन गणेश नप्रवर्णम के अनुसार माना गया है कि नागवंशी कछवाहा राजपूत इनको माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें केवल इतना। और यादव राय ने जो इसकी स्थापना की, संस्थापक थे वो किसके, गौड़ वंश के। तो इन्होंने, माना जाता है कि जो अंधकार युग आया था उस समय 1328 ईस्वी के आसपास 14वीं सदी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब यादव राय के बाद जो शासक आता है, अकबरनामा के अनुसार यादव राय के बाद जो है खरजी नामक शासक आता है। अब ये जो खरजी रहता है, ये भी अपनी योग्यता चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल करता है और अपने गड़ा राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। खरजी के बाद आता है गोरक्षदास। ठीक है, ये फर्स्ट शासक हो गया, ये दूसरा शासक हो गया, ये तीसरा शासक हो गया। गोरक्षदास आता है, और गोरक्षदास का उल्लेख भी जो है अकबरनामा में किया गया है। हमने कहा था आपको कि कहीं जानकारी के स्रोत है, और अकबरनामा वैसे तो जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विद्वान आते थे, उनके लेखन स्रोत है। लेकिन ये भी प्रसिद्धि पे रहे होंगे, तभी इन्होंने इनका विवरण अपने उसमें दिया है। तो इसी के समय 1467 में मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी ने किला अमरेल के बागी शासक राय चीता को पराजित किया।
इसी घटना का उल्लेख शिहाब हकीम ने अपनी पुस्तक माशीर ए महमूद शाही में किया है। ठीक है, तो ये गोरक्षदास के समय की विशेष घटना थी। 1468 में महमूद शाह ने शेर खान व फतेह खान को करहड़ा एवं गड़ा पर आक्रमण करने हेतु भेजा, जिसमें गड़ा के किलेदार मुकदमत राय धर्मा को बंदी बनाकर मार दिया गया। गोरक्षदास के उपरांत उसका पुत्र सुखनदास जो है सत्तारूढ़ हुआ। तो ये भी इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटना है कि महमूद शाह था, उसने शेर खान व फतेह खान को कहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? इनके गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चलिए, इतना विशेष नहीं है, अब सुखनदास के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सुखनदास था ये इसने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, इसने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इसके समय पे लगभग 500 घुड़सवार और 60,000 पैदल सैनिक का गठन किया गया था। ठीक है, सुखनदास के समय पे। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति पे। हमें जो याद रखना है यादव राय के बाद अर्जुन दास को। ठीक है, अर्जुन दास के बारे में अगर हम बात करें तो अकबरनामा के अनुसार जो इसका शासन रहा है वो रहा है 1500 से 1510 ईस्वी के बीच में। किसके अनुसार? अकबरनामा के अनुसार जो इनका शासन है 1500 से 1510 ईस्वी के बीच रहा। और ऐसा कहा गया है कि जब ये सत्ता पर बैठे थे तब इनकी जो उम्र थी वो 40 वर्ष थी। ठीक है, 40 वर्ष क्या थी इनकी उम्र थी। अब जब इन्होंने क्या करा था, ये अपने इनके दो या पता नहीं कितने पुत्र रहे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था अम्हान दास या आम्हण दास, जिसे बाद में जो है संग्राम शाह के नाम से जाना गया। तो इसलिए हम यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये संग्राम शाह के नाम से इनको जाना गया बाद में। तो इनसे ये रुष्ट थे। तो इन्होंने अर्जुन दास ने क्या करा था, इनका जो छोटा बेटा था, ठीक है, जो छोटा बेटा था जिसका नाम था जोगीदास, उसको शासक नियुक्त कर दिया था। अब क्योंकि जनरली बड़े लड़के को शासन व्यवस्था दी जाती थी, तो संग्राम शाह या अमन दास या अमान दास ने क्या हो गया, इससे क्रोधित होकर अपने पिता की हत्या कर दी। किसने? संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या कर दी। और ये वाला जो विवरण है ठरका या दमोह के सती लेखों में किया गया है। ठीक है, ये जो ये शासन या जो भी ये विद्रोह था मतलब राज्यरोहण के लिए जो विद्रोह हुआ था, इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? ठरका या दमोह के सती लेखों में इसका जो है उल्लेख किया गया है। अगर हम अर्जुन दास के बारे में बात करें तो ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगर हम अर्जुन दास के समय में बात करें तो गुरु नानक देव जी जो हमें पता है सिखों के गुरु थे, ये देशाटन करते हुए इनके गढ़ा राज्य आए थे। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो सूर्य प्रकाश एक ग्रंथ है सिखों का, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन दास जो गुरु नानक देव जी थे अमरकंटक, गढ़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बालाघाट से गुजरे थे। अब क्योंकि हम गोंडवाना रियासत पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, गढ़ा भी आए थे, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्जुन या गुरु नानक देव जी किस गढ़ा राज्य के किस शासक के जो है समय या शासन काल में आए थे। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है गुरु नानक, ये अर्जुन दास। चलिए, अगर हम अर्जुन दास के बारे में आपको और बात करें, अभी हमने जैसे कि बताया आपको कि अर्जुन दास के बड़े बेटे आम्हण दास ने इनकी षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी थी। तो जब इन्होंने संग्राम शाह ने इनकी हत्या कर दी थी, किसकी? अर्जुन दास की। तो बघेलखंड, अभी हम आगे पढ़ेंगे बघेलखंड। तो बघेलखंड के उस समय पे शासक थे वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव ने क्या करा था? गढ़ा राज्य पे आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था। लेकिन आम्हण दास ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इनसे क्षमा याचना की और इन्होंने माफ़ कर दिया। वीर सिंह देव ने इन्हें माफ़ कर दिया। और इस प्रकार की घटना का उल्लेख जो वीर सिंह देव है, इन्होंने अपने ग्रंथ वीर भानुदय काव्य में किया है। वीर भानुदय काव्य में इन्होंने अपनी इस घटना का जो है उल्लेख किया है। तो आपको इनके केस में ये चीज़ें जो है याद रखनी है। किसके? अर्जुन दास के विषय में
कि अकबरनामा के अनुसार इनकी राज्यारोहण की तिथि ये यहाँ पर हम 3 ग्रंथ आपको बताए। अकबरनामा में क्या कहा गया है, हमने बताया कि जो दमोह या ठरका के सती लेख है उसमें किस बात का उल्लेख है और वीर भानुदय काव्य में किस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आमणदास या संग्राम शाह या संग्राम सिंह के बारे में, जिनका जो राज्यारोहण का कालखंड है वे 1510 से 1543 में रहा। ये वाली बात दमोह के सती लेख से पुष्टि होती है कि इन्होंने इनका साम्राज्य तब संभाला। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आमणदास जो है अर्जुन दास के पुत्र थे और वीर भानुदय काव्यम जो कि वीर सिंह देव की रचना थी, इसमें इन्होंने भी इस बात का विवरण किया है कि सत्तारोहण के लिए आमणदास ने क्या करा था, अपने पिता की हत्या की थी। और वीर भानुदय काव्यम ने जब गड़ा राज्य पे आक्रमण करा तो इन्होंने समय याचना की, जिससे इन्होंने इसका राज्य इनको लौटा दिया और ये शासक नियुक्त हुए। और इस घटना का विवरण जो है वीर सिंह देव है इन्होंने अपने ग्रंथ वीर भानुदय काव्य में किया है। चलिए तो ये हम समझ में आ गया हमें कि इनके सिंहासन का समय ये रहा। अब जब ये सिंहासन रुद्ध हुए तो इसके बाद इन्होंने अपनी उपाधि धारण की, और वो उपाधि क्या धारण की, तो इन्होंने उपाधि धारण की महाराजा श्री राजा आमणदास की पदवी इन्होंने धारण की। गुजरात के शासक जो सुल्तान बहादुर थे इन्होंने इन्हें संग्राम शाह की उपाधि दी है। ये भी हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद रखना है कि गुजरात की शासक जो है सुल्तान बहादुर, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि इनको दी थी। और क्यों दी थी इन्होंने इनको उपाधि, क्योंकि जब सुल्तान बहादुर ने रायसेन विजय के लिए निकले थे तो आमणदास ने इनकी मदद की थी। ठीक है, आमणदास ने इनकी मदद की थी और इससे खुश होकर इन्होंने इनको संग्राम शाह की उपाधि दी थी। इनकी 2 पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति, और पद्मावती से ही इनके उस पुत्र दलपत शाह का जन्म हुआ था, जिससे कि दुर्गावती की शादी हुई थी। इन्होंने ये जनरली जो हमने इनके बारे में पढ़ा, संग्राम शाह एक महत्वपूर्ण शासक गौड़ वंश में साबित हुए। इन्होंने अपने राज्य को चरम उत्कर्ष सीमा पर पहुंचाया और साथ में ही इन्होंने जो है साहित्य में भी काफ़ी रुचि ली। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा में ग्रंथ है रस रत्नमाला। ठीक है, इन्होंने रस रत्नमाला लिखा है, जिससे भी इनके जीवन की कई हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, और इस रस रत्नमाला में ही इनकी 2 पत्नियों का भी उल्लेख था। ठीक है, तो ये रस रत्नमाला है, संस्कृत भाषा में, हमें याद रखना है। अगर हम बात करें गणेश नप्र वर्णम के अनुसार ये कहा गया है और रामनगर के शिलालेख के अनुसार कि संग्राम शाह के समय पे 52 गढ़ थे। 52 गढ़, जो गढ़ थे, गढ़ जो शब्द है ये उस समय की प्रादेशिक इकाई थी, जो कि वर्तमान में किसके समान है, वर्तमान में जो गढ़ है तहसील के समान है, अर्थात इनके पास 52 तहसील थी उस समय। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें स्थापत्य में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अब जब यहाँ पर आप एक बात फिट कर लीजिए कि अभी तक हमने ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताई। क्या नहीं बताई? कि हमने यादव राय से हम पढ़ रहे हैं, तो यादव राय से जो दलपति शाह थे, जो ये आमन शाह था, संग्राम शाह था, इसके समय पे जो गोंड वंश की राजधानी थी गड़ा रही थी, और गड़ा जो है जबलपुर में आती है। बाद में इनके पुत्र जो आते हैं दलपत शाह, वो गड़ा से राजधानी को सिंगौरगढ़ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इस समय पे राजधानी क्या थी, गड़ा थी। अब इन्होंने कहीं स्थापत्य कार्य किए संग्राम शाह ने, कौन कौन से स्थापत्य किए, तो इन्होंने चौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और अगर हम चौरागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने जो है संग्रामपुर गांव बसाया, सिंगौरगढ़ किले के निकट दमोह जिले में इन्होंने संग्रामपुर गांव बसाया। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, दमोह में है। अब जब ये दमोह में है तो सिंपल से बात है कि सिंगौरगढ़ का किला, ये भी हम पढ़ेंगे, हालांकि इसका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन सिंगौरगढ़ का किला भी किस जिले में पड़ता है, तो दमोह में पड़ता है, और वहाँ पर इन्होंने संग्रामपुर गांव बसाया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने मदन महल नामक भवन का निर्माण करवाया गड़ा के निकट। अब मदन महल का निर्माण, आपको पता है मदन महल कहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने जो महल है, मदन मोहन लिखा गया है, ये मदन महल है। ठीक है, मदन महल,
तो मदन महल का जो है निर्माण इन्होंने करवाया और बाजना मठ स्थापित करवाया। क्या? बाजना मठ। वैसे तो हम स्थापत्य जब पढ़ेंगे और तो और हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो बाजना मठ था यह भैरव देव को मतलब समर्पित था। ठीक है, कि भैरव मठ बाजना मठ के नाम से विख्यात था, क्योंकि जो ये संग्राम शाह थे भैरव भक्त थे। ठीक है, और बाजना मठ कहाँ पर पड़ा है? तो ये भी गढ़ा में पड़ा है, और गढ़ा हमें आपको बता चुके हैं। गढ़ा कहाँ पर है? तो गढ़ा भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। क्योंकि गढ़ा उस एरिया में कई और दूसरे जिलों में भी गढ़ा मंडला या गढ़ा कोटा करके कुछ जगह है, हालांकि दूसरों जिलों में पड़ती है। हम इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं कि जो इनकी राजधानी थी गढ़ा, वो जबलपुर में पड़ती थी। इसलिए सिंपल सी बात है, मदन महल का निर्माण करवाया जबलपुर में, बाजना मठ स्थापित करवाया। इस प्रकार से इनके जो है प्रमुख स्थापत्य थे। इनके सिक्कों में इनको पुलत्स्य वंशी भी कहा गया है। अब हमने आपको बताया कि जो संग्राम शाह थे, इनका जो कालखंड था वो 1510 से 1543 के बीच था, अर्थात 33 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के कई सिक्के जारी किए थे, और इनके सोने के सिक्के में इन्हें पुलत्स्य वंशी कहा गया है। और इसके विभिन्न सिक्कों में हम आपको बताना चाहेंगे, इनके विभिन्न सिक्कों में देवनागरी के साथ तेलुगु लिपि का भी वर्णन है। ठीक है, इसको तो हम परमानेंट कर देते हैं। किसका? तेलुगु। और तेलुगु हमें पता आंध्र प्रदेश की लिपि है ना, ये साउथ का हमने पढ़ा है ना कि ये दक्षिण के भारत से संबंध रखते थे इनके पूर्वज। तो तेलुगु वंश लिपि का भी अंकन है, जो संग्राम शाह के दक्षिण भारत व गोदावरी तट से आए पूर्वजों के साथ संबंधों का द्योतक है। ठीक है, इनके सिक्कों पर मुख्यतः सोने के सिक्के पर पंजा उठाता हुआ सिंह तथा चांदी के सिक्कों पर खड़े हुए सिंह का अंकन है। तो जो इनके सिक्के थे सोने के थे, अभी गोल थे चौकोर थे ये नहीं पता, इसका विवरण हम आपको नहीं बता रहे। तो जो सोने के सिक्के थे उस पर पंजा उठाता हुआ कौन था? सिंह था। और इनके चांदी के सिक्कों पर खड़े हुए सिंह की आकृति जो है अंकित थी। किसके? संग्राम शाह के। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो हाथी दबोचे हुए सिंग वाला शेर था। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकीय चिन्ह क्या था? हाथी दबोचे हुए सिंग वाला शेर था, जो कि गढ़ा राज्य में जबलपुर, कोतवाली और गोकुलदास महल में आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर जो है याद रखना है। अब हम बात करते हैं साहित्य में योगदान की। जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने संस्कृत भाषा का अपना ग्रंथ रस रत्न माला जो है खुद स्वयं लिखा है इन्होंने। इसके अलावा इनके दरबार में इन्होंने साहित्य में रुचि के कारण बाहर से, मिथिला से आमंत्रित किए थे कुछ विद्वान, जिसमें प्रमुख नाम है दामोदर दास ठाकुर। जब दामोदर दास ठाकुर का आप नाम पढ़ेंगे और हिंदी कल्चर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप इनका नाम देखेंगे। तो इन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना की थी, संग्राम शाही विशेष दीपिका और दिव्य निर्णय। अब क्योंकि संग्राम शाह ने आमंत्रित किया था, तो संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय करके इन्होंने अपने 2 निबंध लिखे थे। किसने? दामोदर दास ठाकुर ने। तो ये भी हमें इनके बारे में याद रखना है। अब जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे तो सिंपल सी बात है कि हमें इससे संग्राम शाह के बारे में भी जानकारी मिलती होगी। चलिए, अब संग्राम शाह के बाद आते हैं दलपति शाह, जो इनके लड़के रहते हैं। 1543 से 50 के बीच में इनकी शासन अवधि होती है। और संग्राम शाह की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे, और जब ये राज्यारोहण हुआ है तो इन्होंने अपनी उपाधि जो है महाराजा धीराज की उपाधि से धारण की। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो शासन वर्ष है महत्व ओनली जो है 7 साल तक ही रहा। तो गणेश नप्रवर्णम में ये उल्लेख मिलता है कि शासन के 7वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। दलपति शाह की मृत्यु हो जाती है, और ये वही दलपति शाह है जिससे रानी दुर्गावती की शादी होती है। और रानी दुर्गावती जो होती है चंदेल राजकुमारी होती है, राजपूत रानी होती है, और ये इनका प्रेम विवाह रहता है दलपति शाह से। अब दलपति शाह के केस में हमें एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि इन्होंने अपनी राजधानी को अब शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी गढ़ा से कहाँ पर शिफ्ट कर ली है? सिंगौरगढ़ के किले में शिफ्ट कर ली है। और आपको ध्यान रखना है सिंगौरगढ़ कहाँ पड़ता है? दमोह जिले में पड़ता है। गढ़ा पड़ता था जबलपुर में। जबलपुर के अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम ऊपर की साइड, तो दमोह जिला पड़ता है। और इन्होंने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ के किले में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, किसने? दलपति शाह ने। अगर दलपति शाह की हम बात करें तो इनके दरबार में महेश ठाकुर नाम की विद्वान भी निवास करते थे, जिन्होंने तत्व चिंतामणि की रचना की है।
ये हमें याद रखना है कि महेश ठाकुर नामक महान विद्वान रहते थे। दामोदर दास ठाकुर इनके पिता के काल में आए थे और महेश ठाकुर आए थे, जिनके ग्रंथ तत्व चिंतामणि इन्होंने रचना की थी। और ऐसा माना जाता है कि दलपति शाह की जो माता थी पद्मावती, उन्होंने गढ़ा के निकट विष्णुपुर ग्राम जो है इनको दान में दिया था। किसको? महेश ठाकुर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके दरबार में केशव लुगाक्षी नामक विद्वान भी रहते थे। ठीक है। दलपति शाह के बारे में माना जाता है कि सहिष्णु थे तथा इनमें ब्राह्मण विद्वान महेश ठाकुर और मुसलमान संत कपूर बाबा को समान रूप से दान दिया था। तो यहाँ पर एक मुसलमान संत का नाम भी आता है, कपूर बाबा। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में थे। तो ये दलपति शाह की हमने बात करी। ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों रानी दुर्गावती आती है। ठीक है। रानी दुर्गावती आती है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। रानी दुर्गावती काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और काफ़ी बहादुर थी, काफ़ी बढ़िया इनका समय कालखंड रहा है, वीरता से शौर्य से भरा हुआ। इसलिए इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, काफ़ी डिटेल में इनकी बात करने वाले हैं। तो रानी दुर्गावती, तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम रानी दुर्गावती की बात करेंगे। देन उसके बाद प्रेम शाह, हृदय शाह, अवंती बाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बात करेंगे और इसके साथ गौड़ वंश के शासकों की हमारी बातचीत जो है खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक आपको दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा और आपको डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में भी और आपके हर एंगल से ये वीडियो जो है सही अच्छा साबित हो। तो आपको हम क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आपके जो भी सजेशन है तो आपको कमेंट फॉर्म में हमें बताना है। अंत में इतना ही कहेंगे, हमेशा की तरह हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।